हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आज हम लोग करेंगे नो मर्सी डे 15 के क्वेश्चंस की बात। तो डे 15 थोड़ा सा हार्डर साइड पर है। आप में से बहुत से लोगों को हो सकता है इसमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा हो, बट अभी आप वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 5x5 रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, फाइंड द डायमेंशन ऑफ वी। इसको क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, मतलब पलट देते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई n×n की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका डायमेंशन क्या होगा। यहाँ तो 5x5 पूछा है, तो फिर अगर अपन जर्नल केस डिस्कस कर लेंगे तो सेटिंग बैठ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 में आप कंसीडर कीजिए 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक। 3x3 कैसी स्क्यू सिमेट्रिक, 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक। एक मिनट इसमें थोड़ा सा ज़रा रिफिल इसको हम लोग कर लें। हाँ, शाही डाल लें इसके अंदर, फिर हम लोग इसको देखते हैं। बाकी आप मुझे बताइएगा तब तक कमेंट सेक्शन में कि आपका नो मर्सी को लेकर एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा है अभी तक, और क्या क्वेश्चंस आपसे जो है 90% क्वेश्चंस क्या आप कर पा रहे हैं। अगर आप 90% क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो आप बहुत ही बेहतर स्थिति में, मैं बोलूँगा, मौजूद हैं। आपको बस थोड़ा सा और एफर्ट डालने की ज़रूरत है एंड यू आर गुड टू गो। अगर आप 70% तक सॉल्व कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान ज़्यादा दीजिए, और अगर आप बिलो 70 हैं तो आप कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए, देन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक, देखो 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी कैसी। डायगोनल एलिमेंट क्या मिलेंगे मेरे को इसके, 0। लेट से यहाँ पर मैं ले लेता हूँ A, ये B और ये C, तो ये मिलेगा -A, ये -B, ये -C। तो ये बन गई मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स, बोलिए प्रभु जी, स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसका हम लोग बेसिस लिखने का कोशिश करें, हाँ, तो कुछ मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा। जैसे टेक्स्ट सॉल्यूशन में मैंने काफ़ी डिटेल में इसके एग्जाम्पल लिए हुए हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेके उसको जनरलाइज करूँगा, बाकी आप टेक्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे उसमें शायद से 2x2, 3x3 एंड 4x4 का एग्जाम्पल लिया हुआ है, राइट। आप देखें पहली मैट्रिक्स में यहाँ 1 होगा, वही एलिमेंट्री मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे तो यहाँ -1 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ प्रभु जी 0 0 0 होगा, राइट। फिर अगली जो मैट्रिक्स है उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 कर देंगे, है ना। इसी तरीके से तो हम लोग लिखते हैं एलिमेंट्री मैट्रिसेस में 0, ये भी 0, इसको 1 कर देंगे तो ये 0, ये हो जाएगा -1, ये 0, ये 0, ये 0। और इससे अगली मैट्रिक्स में आप देखेंगे तो क्या यहाँ पर नज़ारा दिखेगा, 0 0 0, ये 0, ये 0, इसको कर देंगे 1, तो ये 0, ये -1, अब ये 0। अब हम कहेंगे 3 मैट्रिक्स ऐसी हैं कि जब आप इनको कंबाइन करेंगे तो आपको हर बार जो मैट्रिक्स मिलेगी वो कैसी मिलेगी, स्क्यू सिमेट्रिक ही मिलेगी। यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या मिलेंगे आपको, 0। इसको आप ऐसे सोचिए कि मेरे पास एक n×n की मैट्रिक्स थी, n×n। टोटल एलिमेंट कितने होते हैं n×n में, टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, आप कहेंगे प्रभु जी n², ऐसे ही होते हैं, आपके सामने है। n² में से डायगोनल जो एलिमेंट है वो हमेशा 0 ही मिलेंगे। भाई नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितने होते हैं, बोलिए, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितने होते हैं, आप कहेंगे प्रभु जी n होते हैं, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूं, आप ये देखें डायगोनल एलिमेंट्स को अगर मैं हटा दूं तो नॉन डायगोनल एलिमेंट कितने रहते हैं मेरे, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, इसी से अपन जनरलाइज कर लेंगे, बार बार आपको एग्जाम्पल कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। n² - n रहते हैं, ऐसे ही है। आप ये देखें नॉन डायगोनल एलिमेंट में भी आपको जैसे a को 1 ले रहे हैं तो ये भी 1 हो जा रहा है, मतलब एक बार में आपका 2 एलिमेंट्स का काम निपट जा रहा है। तो जो नॉन डायगोनल हैं उसमें भी आपको केवल कितने कंसीडर करने हैं, बोलिए, जो नॉन डायगोनल हैं प्रभु जी, जैसे आपने कहा
कि n स्क्वायर में से n तो जो है मेरे मतलब n स्क्वायर में से n माइनस कर दूंगा तो नॉन डायगनल आ गए। अब नॉन डायगनल में भी आप देखें ना, एंट्रीज केवल कितनी जगह पर है, 3 जगह पर। तो मुझे मैट्रिसेस कितनी चाहिए थी, 3, क्योंकि बाकी 3 का काम इनसे हो जा रहा है। यानी जितनी नॉन डायगनल एंट्रीज हैं मुझे केवल उसकी हाफ नंबर ऑफ मैट्रिसेस लगेंगी। सो मैं यहाँ पर बोल दूँ जो मेरा डायमेंशन है वो कितना हो जाएगा प्रभु जी, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, और वी कैन से n माइनस 1 बाई 2। बोलो ये बात समझ में आती है क्या? कैसे हमने लॉजिक बिल्डअप किया? हमने देखा कि टोटल एलिमेंट होते हैं n स्क्वायर, जिसमें से डायगनल एलिमेंट है आपके n, इनको हटा दीजिए तो आपके नॉन डायगनल एलिमेंट कितने बचे, n स्क्वायर माइनस n। और आप ये देखें जो नॉन डायगनल है उनमें भी एक मैट्रिक्स से 2 का काम हो जा रहा है ना। तो आपको केवल कितने मैट्रिसेस लगेंगी यहाँ पर, नॉन डायगनल की आधी। भाई जितने नॉन डायगनल एलिमेंट थे उनको हाफ कर दीजिए, उतनी मैट्रिसेस हमें यहाँ पर लगेंगी। तो वही आपका डायमेंशन है। तो कितना आ गया वो n माइनस मतलब n माइनस 1 बाई 2। क्वेश्चन में बोला गया है 5 क्रॉस 5। तो 5 क्रॉस 5 का यदि मैं डायमेंशन की बात करूँ, ये मुझे आप कमेंट में बताना क्या आपको ये चीज़ समझ आती है जो यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो ये आ जाएगा 4, 2, ये 2 से कैंसिल, तो डायमेंशन आ गया 10। कितना आ गया बोलिए प्रभु जी, 10। आपको समझ आया ये कैसे हमें सोचना है? लास्ट जो डे था अपना डे 14, उसमें भी जो लास्ट क्वेश्चन था वहाँ भी हमने हल्का फुल्का इस दिशा में सोचना जो है वो सीखा था। बट डे 15 आप बोल सकते हैं फुल फ्लेज इन्हीं क्वेश्चन से भरा हुआ है। अब ये देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें फिर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, इसके जैसा ही है, उसमें सिमेट्रिक है। ये स्क्यू सिमेट्रिक था, उसमें 3 क्रॉस 3 का पूछा है। अपन वही क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देंगे कि हम जनरलाइज जो है वो निकालेंगे और उसके बाद ठीक है 3 क्रॉस 3 का बता ही देंगे। आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 जो है पहले कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 इसी से मिलता जुलता है। उसमें बात हुई है सिमेट्रिक मैट्रिसेस की और 3 क्रॉस 3 की बात हुई है। बट हम लोग इन जनरल फार्मूला जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि फिर किसी के भी पूछे हम लोग डायमेंशन इजीली बता दें। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखो क्या है, सेम सिचुएशन है कि डायगनल तो आपके अलग होंगे तीनों, ए बी सी। ये अगर डी ई एफ है तो ये भी क्या होगा, डी ई एफ होगा। आप मुझे बताइए एक डायगनल एलिमेंट के लिए एक मैट्रिक्स लगेगा? अच्छा मैं लिख के दिखाऊं आपको इसके बेसिस एक बारी, तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे। देखो पहले में ये 1, बाकी सारे सदस्य बोलिए 0। दूसरे में आपका जो है पहले मैं डायगनल वाले ही सारे लिख लेता हूँ ना जो मेरे को लगेंगी मैट्रिसेस, फिर ये 1, बाकी सारे सदस्य 0। तीसरे में आप देखेंगे तो ये भी 0। मतलब आपने टेक्स्ट सॉल्यूशन अगर देखा होगा तो वहाँ पर मैंने और वही डिटेल में डिस्कस किया हुआ, लाइक 2/2, 3/3, 4/4 फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बट उसमें टेक्स्ट सॉल्यूशन में ऐसे जनरलाइज करके फार्मूला डिराइव नहीं किया है, तो इसलिए ये वीडियो देखना ज़रूरी हो जाता है कि ये फार्मूला आप कैसे डिराइव करेंगे, राइट। देखो तीनों डायगनल एलिमेंट के लिए हमने मेंबर जो है वो लिख दिए हैं। अब नॉन डायगनल में कितने मेंबर आएंगे, 1 2 3, क्योंकि काम चल जाएगा अपना। तो नॉन डायगनल के लिए जब मैं लिखूंगा मैट्रिसेस तो ये तीनों 0। सबसे पहले मैं इसकी एंट्री कर देता हूँ, ये हो जाएगा 1, ये 0, ये 0, तो यहाँ आएगा 1, ये 0 0। फिर देखो हम लोग क्या करते हैं, ये 0 0 इसको 1 कर देते हैं, तो ये 0 ये 1 हो जाएगा, ये 0 ये 0। और लास्ट वाली जो केस है इसमें हम लोग क्या करते हैं, बोलिए प्रभु जी, 0 0 0 इसको कर देते हैं 1, तो ये हो जाएगा 1, ये 0। अब यदि आप इन सब 1 2 3 और ये 3 6, इन 6 सदस्यों को आप किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन में रखेंगे तो आप ये पाएंगे हमेशा जो मैट्रिक्स आएगी आपके पास वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी 3 क्रॉस 3 की। अब यहाँ आप लॉजिक बनाइए, जितने डायगोनल एलिमेंट उतनी मैट्रिक्स आपको ऐड करनी पड़ेंगी डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। तो यहाँ अगर मैं जनरल फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करूँ डायमेंशन का, तो मैं क्या डिराइव कर सकता हूँ, जितना डायगोनल उतनी एंट्रीज हो जाएंगी मेरी, ठीक है, मैट्रिसेस आ जाएंगी डायगोनल के लिए।
फिर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट थे उनका हाफ, सेम सिचुएशन है यहाँ भी। तो नॉन डायगोनल कितने थे आपके, एन स्क्वायर माइनस एन, और इनका हाफ क्या कर देंगे हम लोग, ऐड, क्योंकि नॉन डायगोनल का हाफ जो है उन एंट्रीज के लिए मेरे को इतनी मैट्रिसेस लगेंगी। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 2n एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2, और ये कितना हो जाएगा प्रभु जी, एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2, और ये हो गया एन प्लस 1 बाई 2, और वी कैन से ये क्या होता है, समीशन ऑफ एन, ऐसा ही तो है। तो हमसे पूछा गया 3x3 का, और 3x3 में तो 6 आना चाहिए मेरा आंसर। मैं पुट करता हूँ 3 इंटू 3 और 1 4 बाई 2, ये कटा 2 से, तो डायमेंशन कितना आ गया, बोलिए ना, 6 आ गया। ये जो है जनरलाइज कैसे किया है, इवन ये टेक्स्ट सॉल्यूशन में नहीं लिखा है मैंने, बस ये थोड़ा सा बताया है कि आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा फॉर्मूला दिखेगा, बट उसके पीछे का मैथ्स क्या है वो सारी रामायण आपके सामने है। तो कृपया करके इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, अपने साथियों के साथ भी इसको साझा करें, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस को वो भी इजीली टैकल कर पाएँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस की आने की संभावना आपकी परीक्षा में मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा बनी रहती है। ये सवाल ऐसे हैं कि जिनमें अगर आपको ये लॉजिक मालूम है तो आप बहुत इजीली इनको निपटा देंगे, अगर लॉजिक नहीं मालूम तो फिर क्या है जी, आप पंखा देखिए बैठ के, नहीं। तो क्वेश्चन 1 हो गया है, क्वेश्चन 4 हो गया, क्योंकि दोनों ये एक जैसे थे। अभी हम क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 एक स्पेसिफिक टाइप है, कोई स्टैंडर्ड टाइप नहीं है, बट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्या है, ऐसे ही आप जब एफर्ट डालेंगे अपने, और कुछ एफर्ट मैं डालूंगा, तो बस मिलजुल के जो है वो नैया पार हो जाएगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है कंडीशन गिवन है आपको, वही मैट्रिसेस के ऊपर क्वेश्चन है, एक बारी देख ही लेते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि आपके पास वही एक इस तरीके का ये है, और बोलता है इसमें जो एंट्री है वो 0 होगी, कब, जब i इवन होगा, i इज इवन। ठीक है, इसको मैं वैसे ही सॉल्व कर देता हूँ, मतलब 2-4 लाइन में ही हो जाएगा ये, केवल लॉजिक के बेस पर। आप ये देखें पूछा क्या है इसमें, डायमेंशन ही पूछा है, ठीक है। आप मुझे बताइए प्रभु जी, अगर कितने बाई कितने का पूछा है जी, 10 बाई 10 का मैट्रिक्स गिवन है ना, हाँ 10 बाई 10 का, 10 बाई 10 में मैं आपसे बोल दूं कि i जो मेरा इवन है वो 5 रो ऐसी मिलेंगी जिनमें i मेरा इवन होगा, लाइक रो नंबर 2, रो नंबर 4, रो नंबर 6, रो नंबर 8 और रो नंबर 10। उन सभी की एंट्रीज क्या होंगी, 0 होंगी। मतलब 10 बाई 10 में 5 रो ऐसी मिलेंगी हमें जिनकी एंट्रीज परमानेंट क्या है, 0 एंट्रीज है। क्या है इनकी एंट्रीज, 0 एंट्रीज है इनके अंदर। ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं कि जो ये कंडीशन है कि आपका एलिमेंट 0 होगा कब, जब i इवन होगा, और क्योंकि मामला 10 बाई 10 का है तो आप ये देखिए 5 रो मेरे को ऐसी मिलेंगी, वी आर डैम श्योर, जिनमें एंट्रीज जो है वो केवल 0 होंगी। अब 5 रो ऐसी मिलेंगी जिनके अंदर एंट्रीज नॉन जीरो होंगी। तो नॉन जीरो एंट्रीज कितनी हो गई आपकी टोटल, अगर मैं बात करूं नॉन जीरो एंट्री कितनी हो गई आपकी, 25, क्योंकि टोटल एलिमेंट कितने आएंगे आपके 100, 25 कैसे हुई, 50 हुई ना। देखो 10 बाई 10 का मैट्रिक्स था, टोटल एंट्री कितनी हो गई 100, 100 में से 5 रो के अंदर आपकी जो है वो 0 एंट्रीज आ रही है, तो 50 एंट्रीज आपकी हो गई हैं 0, और 50 एंट्रीज हो गई हैं आपकी कैसी, नॉन ज़ीरो, यही तो बात। और आप देखें एक नॉन ज़ीरो एंट्री के लिए एक मैट्रिक्स लगती है, भाई कोई कंडीशन तो गिवन नहीं है इनके अंदर कि 50 की और कम हो जाए। 50 नॉन ज़ीरो एंट्री हैं, 50 की 50 एंट्री डिफरेंट हो सकती हैं, ऐसा तो है ही। तो आप देखें यहाँ पर जो मैट्रिक्स लगेंगी मेरे को कितनी लगेंगी, जितनी मेरी नॉन ज़ीरो एंट्री है। तो यानी इसका जो डायमेंशन है वो कितना हो जाएगा प्रभु जी, अब 50 हो जाएगा। क्या देखो कितना आसान था, है ना। डायमेंशन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे प्रभु जी 50 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी बहुत कलाकारी वाला है, हालांकि सबसे डिफ़िकल्ट इसमें मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 ही है अगेन।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लेट V बी द स्पेस ऑफ n क्रॉस n मेट्रिसेस एंड W बी द सब स्पेस ऑफ मेट्रिसेस विद एंट्रीज इन ईच रो एडिंग अप टू 0, फाइंड द डायमेंशन ऑफ W। वो कहता है कि अब आपके पास मैट्रिक्स ऐसी है कि जिसमें अगर आप प्रत्येक रो को में जो एंट्रीज हैं उनको यदि आप जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा। इसको एक 3x3 के एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखो 3x3 का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसमें मैं आपको बेसिस लिख के दिखाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप किस तरीके से सोचते हैं। ये मेरे पास 3x3 का एक मैट्रिक्स है। कंडीशन मेरे को ये दिया गया है कि बोला है ना इसने विद एंट्रीज इन ईच रो एडिंग अप टू 0, हर एक रो में जो एंट्रीज हैं उनका सम क्या होना चाहिए? हाँ जी 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हमें बताना है कि इसका डायमेंशन क्या होगा। अब आप देखें इसमें वही पेयर वाला खेल खेलेंगे। कैसे? मैं पहली रो को जो है वो पकड़ लूँ, इसको 1 कर दूँ, इसको -1 कर दूँ, इसको 0, और बाकी दो रो में सारे एलिमेंट 0, इनको ऐड करो। क्या 0 बन रहा है? हर एक रो में एलिमेंट्स का सम बन जा रहा है। वेरी गुड। फिर अगली बारी मैं क्या करूँगा, ये देखो इसको मैं 0 कर दूँ, इसको 1 कर दूँ, इसको -1 कर दूँ, फिर ये आपका क्या हो जाएगा? सब में 0 हो जाएगा। अब ये सेम खेला जो है वो आप सेकंड रो और थर्ड रो में क्या करेंगे? रिपीट। कैसे? इस तरीके से देखिए, ये हो जाएगा आपका 0 0 0, ये हो जाएगा 1 -1 0, फिर ये 0 0 ऐसा। फिर अगली मैट्रिक्स में क्या होगा? बोलिए प्रभु जी। 0 0 0 0 1 -1, फिर 0 0 0, है ना। और फिर दो मैट्रिक्स और लगेंगी मेरे को थर्ड रो के लिए, तो 0 0 0 0 0 0 1 -1 0, और एक जो लास्ट मैट्रिक्स उसमें क्या आएगा? 0 0 0 0 0 0 0 1 -1। तो अगर आप इन 6 मैट्रिसेस को कंबाइन करेंगे लीनियरली किसी भी ऑर्डर में, तो आपको हमेशा एक ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी जिसमें हर एक रो के जो एलिमेंट्स हैं उनका सम क्या आएगा? 0। आप ये देखें यहाँ पर ना, जैसे 3 हमने लिया तो एक रो के लिए कितनी मैट्रिक्स आ रही हैं? 2, एक कम। वही पिछले दिन वाला लॉजिक कि एक आपके पास 3 प्लेस हैं और आपको एक बारी में 2 को फिल करना है। तो अब आप समझ सकते हैं 2 पेयर यहाँ पर सफिशिएंट है अपने पास। तो आप देखिए अगर n रोज है मेरे पास, तो एक रो के लिए कितनी एंट्रीज आएंगी? n-1 आएंगी। ये बात मानते हो? और रोज कह रहा हूँ मैं, कॉलम की बात है ना ये, तो 1 2 3 जितने कॉलम है, लफड़ा हो जाएगा ऐसे। तो अगर n कॉलम है तो n-1 जो है एंट्रीज आएंगी। और जितनी रो है, देखो कितनी रो है? 1 2 3। तो आपने ये देखा कि एक रो, मतलब कॉलम की मैं बात करूं फिर कंफ्यूजन होगी, कि 3 कॉलम थे, 3 कॉलम के लिए एक रो में 2 एंट्री आई। तो रो थी आपके पास 3, तो कितनी एंट्री आई? 6। तो इससे आप क्या कर देंगे? रोज को मल्टीप्लाई। उल्टा लो यार, यहाँ पर m कॉलम लो ना, फिर कंफ्यूजन होता है, और n रोज लो, n इंटू m। n जो है वो रोज है, m जो है वो कॉलम है। बताओ मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है क्या? कि जैसे एक पहली रो में मैं बात करूं तो 3 कॉलम थे, तो एंट्रीज कितनी आई आपकी? एंट्रीज आ गई कितनी प्रभु जी? 2 आ गई ना, क्योंकि 3 कॉलम थे। कल को मैं बोलता हूँ m कॉलम होंगे तो कितनी एंट्रीज आएंगी? m-1 एंट्रीज आएंगी, राइट। उसके बाद जितनी रो है उतनी बारी सेम मामला रिपीट होगा, तो इंटू रोज। क्वेश्चन में किसके लिए पूछा है? देखो किसके लिए पूछा है जी? n क्रॉस n के लिए पूछा है। तो ये हो जाएगा आपका n-1 इंटू n, तो आंसर आ जाएगा n² - n। बोलो समझ में आया क्या? हाँ। अब देखो जैसे अपने पास 3x3 का एग्जाम्पल लिया, 3 पुट करो ना इसको, तो 3-1 2 इंटू 3 6, और 6 मैट्रिक्स आपके सामने है। क्या कहते हो? बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फिर 5th इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ डे 15। और ठीक है, आपका ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, इसको सीधा टैकल करना तो टफ है, इसको हम लॉजिक से ही उड़ाएंगे क्वेश्चन को। कहता है कि आपका जो W1 है ना, W1 की पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं W2 की चर्चा करूंगा, फिर इनके इंटरसेक्शन की चर्चा करेंगे। यहाँ पे कहता है xi 0 होगा अगर i इज डिविजिबल बाई 4। i जो है इज डिविजिबल बाई 4, ऐसा आपको बोला गया, डिविजिबल बाई 4।
और ये 100 मेंबर हैं एक टपल में। आप मुझे बताइए इसमें कौन कौन सी पोजीशंस हमेशा हमें 0 ही मिलेंगी। आप देखें जो जो 4 से डिविजिबल हैं, जैसे x4 आपको हमेशा 0 मिलेगी, x8 0 मिलेगी, x12 0 मिलेगी, x16 0 मिलेगी, x20 भी क्या मिलेगी आपको 0। सेम आपको फिर x24 मिलेगी। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, कुछ समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को मैं, वो भी मैं समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। 36 देन 40, फिर आपको 44, उसके बाद में 48, फिर आपको 52 और फिर आपको 56 और फिर 60। आप देख रहे हैं 20-20 के गैप में सेम पैटर्न चल रहा है। इसको आप ऑब्जर्व कीजिए। मैं चाहता तो स्टार्टिंग में ही जनरलाइज कर देता, बट ठीक, अभी लिख के दिखाऊंगा तो आप इसको एकदम अच्छे से समझ पाएंगे। 76 और फिर आपका 80, फिर आपका 84, फिर आपका 88, फिर 92, फिर 96 और फिर 100। ये एंट्रीज जो है वो सारी क्या मिलेंगी आपको 0 0 मिलेंगी भैया। ये सारी आपस में सेम है, क्योंकि ये वो वाली वैल्यूज़ हैं आई की जब आपका ये 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये सब इक्वल है ना, इक्वल के साइन है ये। ठीक है, आप समझ जाना। ठीक, तो ये वाली एंट्रीज आपको 0 मिलेंगी। तो मैं अगर पूछूं केवल इसका जो डायमेंशन है वो कितना होगा, देखो ये एंट्रीज हमेशा 0 है तो इन्हें हमें जनरेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल कितनी एंट्रीज जनरेट करवानी पड़ेंगी, देखो 1 2 3 4 5, 5 इंटू 1 2 3 4 5, मतलब 25 एंट्रीज हमेशा 0 मिलेंगी। सो वी नीड टू जनरेट ओनली 75 एंट्रीज। तो कोई 1.5 क्षणा मेरे से केवल W1 का डायमेंशन पूछे तो वो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। बोलो कि नहीं आएगा, आ जाएगा। W2 में क्या तारीफ दिया, सेट आपका वही सेम है, कंडीशन बदल दी। कहता है xi 0 कब होगा, जब i इज डिविजिबल बाय 5। i इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है जनाब। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी एंट्रीज हमें परमानेंटली 0 मिलेंगी। तो x5 0 मिलेगा, 10 मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 मिलेगा, 25 मिलेगा, 30 मिलेगा, 35 मिलेगा, 40 मिलेगा। मिलेगा ना, अरे कह दो ना यार, मिल जाएगा। 50 मिलेगा। ये भी मैं लिख के दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोग जो इसमें खेला है ना मेन, उसको आप समझ पाओ इस क्वेश्चन को टैकल करना कैसे है, या इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से ठिकाने लगाएंगे। 90 मिलेगा, 95 मिलेगा, 100। तो 4 एंट्रीज हैं, 5 कॉलम है, तो कितने हो गए 20। तो 20 जो मेरी एंट्रीज हैं वो हमेशा इसमें क्या मिलेंगी, बोल दो ना, 0 मिलेंगी, हैं, मिल जाएंगी ना। ठीक है, ये सारी 0 होंगी आपको। तो अगर कोई केवल इसका डायमेंशन पूछे W2 का, तो डायमेंशन ऑफ W2 कितना हो जाएगा 80। क्यों, क्योंकि मेरे को 80 नॉन जीरो एंट्रीज जनरेट करवानी पड़ेंगी। बोलो भाई, ऐसा ही सिचुएशन है। अब मैं पहले तो करूँगा देखो जल ग्रहण, और फिर मैं आपके मस्तिष्क में कुछ जानकारी जो है वो इंजेक्ट करने की कोशिश करूँगा। अब हमसे पूछ लिया गया क्या, इसका इंटरसेक्शन। क्या पूछ लिया गया प्रभु जी, इंटरसेक्शन, है ना। आप ये देखें इंटरसेक्शन में हमने पहले भी किए हैं क्वेश्चन, जो बेसिस में कॉमन पार्ट है वो इंटरसेक्शन में आएगा, वही इंटरसेक्शन का डायमेंशन हो जाएगा। अब सवाल ये बात है कि इनके इंटरसेक्शन में जो बेसिस कॉमन होंगे वो कितने होंगे, मतलब बेसिस जब हम उसका लिखेंगे तो कितने टपल जो है वो कॉमन आएंगे। जैसे इसमें 75 टपल होंगे, इसमें 80 टपल हैं, तो इसके 75 और इसके 80 टपल में से कितने ऐसे टपल हैं जो मेरे इंटरसेक्शन के बेसिस बनेंगे, सवाल ये है। तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं इस तरह के सवाल को, कि देखिए जैसे आपके पास ऐसे समझिएगा, यहाँ पर जो आपका इंटरसेक्शन की देखो मैं बात करूँ तो आप देखो कॉमन कौन कौन से मेरे को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आपको हमेशा 4th पोजीशन 0 मिलेगी, मिलेगी ना। यहाँ पर आपको 5th पोजीशन जो है वो 0 मिलेगी। अच्छा, इसको आप ऐसे देखिए, जैसे
मैं एक लिख के दिखाता हूँ आपको, तो उससे आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 मिला, फिर कुछ कुछ मिल रहा है। यहाँ पर मैं पहले टपल की बात करूँ, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 मिला और फिर कुछ कुछ है आपका, है ना, कि यहाँ पर ये पोजीशन हमेशा 0 रहेगी और इस वाले में ये वाली पोजीशन हमेशा 0 रहेगी। तो आप ये देखें कितने ऐसे मेंबर हैं जो, मतलब कितने ऐसे टपल हैं जो इसमें 75 और इसके 80 में से कॉमन आएंगे। अब ये कैसे हम लोग गैस करें, इसका बड़ा मसले वाला काम है ना। आप सारे लिख तो नहीं सकते, आप इसके 75 लिख सकते हो क्या, क्या इसके 80 लिख सकते हैं क्या? कोई हमें बेवकूफ़ ही बताएगा लिखेंगे तो आप इसको ऐसे देखिए कि ये कुछ इनमें से ना कॉमन ज़ीरोज़ हैं। कॉमन ज़ीरोज़ कौन से हैं? जैसे 20, 40, 60, 80, 100। देखो 20, 40, मतलब 60, 80, 100, ये वो वाले एंट्रीज हैं जो दोनों में परमानेंट ज़ीरो है, जो दोनों में परमानेंट ज़ीरो है। बार बार उनको नहीं गिनना है भाई, दोनों में परमानेंट ज़ीरो है। आप मुझे ये बता दें, ये एंट्रीज दोनों में परमानेंट ज़ीरो है, ठीक है। अब कॉमन पार्ट देखो कैसे आएगा। कॉमन पार्ट में एक तो फॉर्मूला ये कहता है कि इसका डायमेंशन माइनस इसमें से वो कर दीजिए कॉमन पार्ट हटा के। जैसे इसका 75 है डायमेंशन, बाकी आपके ये कितने बचेंगे, 15 बचेंगे, तो 60 इसका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, ये फॉर्मूले वाला तरीका है, बट अब लॉजिकल जो तरीका है इसका वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आप प्रभु जी ये बताइएगा कि इनके जो टपल हैं, मतलब वो कब कब कॉमन आएंगे दोनों के बेसिस में। तो आप ये देखिएगा, जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पर x4 जो है वो हमेशा 0 है, यहाँ पर आपका x5 हमेशा 0 है। तो क्या ये वाला जो टपल है ये कभी कॉमन आएगा क्या? ऐसे नहीं आएगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 0 है, यहाँ पर 5 0 है, तो वो मैच करेगा ही नहीं। मैच कब करेगा? जैसे आपका, अब इससे अगला आ जाइए, मान लीजिए मैं ये लिखता हूँ 1, और ये तो अब जब अगला लिखेंगे ये एंट्री 0 रहेंगी, इसमें पांचवा भी 0 कर दीजिए, छठा 1 कर दीजिए, है ना भाई। टपल जब लिखेंगे अपन बेसिस, तो आप समझते हैं कि बेसिस हम कैसे लिखते हैं। जैसे मैं पहला लिखूंगा तो पहले वाले में फर्स्ट मेंबर 1, बाकी सब 0, फिर सेकंड वाले में दूसरा मेंबर 1, फिर बाकी सब 0, तीसरे वाले में तीसरा मेंबर 1, फिर बाकी सब 0, चौथे वाला तो 0 है, तो लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो सीधा मैं चौथे की जगह पांचवा लिखूंगा, पहले 4 0, पांचवा 1, फिर 0। बट मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कॉमन कब कब आएगा। जैसे ये वाला जो टपल है, अगर मैं W1 की बात करूं तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, ये पांचवा टपल होगा ना, ये 5th टपल होगा, क्योंकि x4 तो हमेशा 0 है ही, तो उसके लिए हमें अलग से टपल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मैं W2 की बात करूं, देखो W2 में अगर मैं लिखूंगा पहला टपल तो वही 1, फिर सारे 0, फिर 2, फिर सारे 0, ऐसा करके आएगा ना। अब मैं इसमें लिखता हूँ, इसमें भी कौन सा टपल आएगा आपका? पांचवा टपल आएगा, क्योंकि x5 0 उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये कॉमन मैच कर जाएगा भाई, इसमें भी बाकी सारे 0 होंगे, इसमें भी बाकी सारे 0 होंगे। तो कहने का मतलब है दोनों का पहला टपल देखो, यहाँ 1 मिलेगा, बाकी सारे 0 मिलेंगे, मैच कर जाएगा। दूसरा टपल यहाँ 1 मिलेगा, मैच कर जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तीसरा मैच कर जाएगा, कॉमन आ जाएगा। चौथा मैच करेगा क्या चौथे में? क्योंकि देखो चौथा मैच नहीं करेगा। क्यों? चौथा टपल W1 का लिखेंगे तो यहाँ तो 0 है ही, उसमें यहाँ 1 आएगा, और इसका मैं चौथा टपल लिखूंगा तो मेरा चौथा जो है वो यहाँ 1 आएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा चौथे टपल में, ये 0 हो जाएगा, तो ये मैच नहीं करेंगे। पांचवा लिखूंगा तो पांचवा जो है इसका टपल जो है ऊपर वाले का अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ 1 आएगा ना, और नीचे वाले का पांचवा लिखेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा आपका, मतलब वो x5 क्योंकि 0 है तो उसको अपन स्किप कर देंगे। तो आप ये समझने की कोशिश करें इस पूरी प्रक्रिया में कौन कौन से ऐसे टपल हैं जो मैच नहीं करेंगे, जहाँ पर ये कंडीशंस लगी हुई हैं, केवल वही मैच नहीं करेंगे, बाकी सारे मैच कर जाएंगे। एक बार इसको ठंडे दिमाग से सोचना कि जैसे पहला मैच किया, अगर मान लीजिए मैं 0 वाले को इंक्लूड भी करता हूँ, लेट से पहला मैच किया, दूसरा मैच किया, तीसरा मैच किया, चौथे में यहाँ 0 होगा, बट यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, मैच करेगा क्या? नहीं करेगा। पांचवे में यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, बट यहाँ 0 है, मैच करेगा क्या?
नहीं करेगा, छठा दोनों में 1 आएगा, मैच करेगा, सातवां मैच करेगा, आठवें में फिर 0 है, यहाँ 1 है, मैच नहीं करेगा, नौवां मैच करेगा, 10वें में फिर यहाँ 0 है, वहाँ 0 नहीं है, तो वो मैच करेगा। तो आप ये समझिएगा, इसको बिल्कुल शांत दिमाग से समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बारी फिर सुनिएगा मेरे शब्दों को, कि जहाँ जहाँ आपकी कंडीशंस लगी हुई हैं वो टपल मैच नहीं करेंगे, बाकी सारे टपल इनके ओवरलैप करेंगे बेसिस के। तो आप ये देखें, इसके अंदर कितने हैं भैया, 25 ये हैं, लेकिन 25 में से 5 ऐसे हैं जो कॉमन है, तो उनको 2 बार नहीं गिनेंगे, और बाकी कितने बचे, 15। तो 40 टपल ऐसे मिलेंगे टोटल जो मैच नहीं करेंगे। और हैं कितने इसके अंदर, लेंथ कितनी है, 100 है। 100, देखो 100 एंट्रीज के लिए 100 टपल बनते, लेकिन उनमें से 40 ऐसे हैं जो मैच करे ही नहीं, वो निकल जाएंगे। तो जो मैच करे वो कितने बचे आपके पास, 60, और वही क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का डायमेंशन। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, एक बार ठंडे दिमाग से दोबारा वीडियो देखिएगा, उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। फिर भी नहीं आता है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, व्हाट्सएप नंबर खुला हुआ है, मेरे से पूछ लीजिएगा। इसमें केवल ये आपको लॉजिकली डिसाइड करना है कि जब दोनों के जो बेसिस हैं उनमें से कौन सा पार्ट मैच करेगा। तो कुल मिला के पार्ट जो है हमने वो निकाला जो मैच नहीं करेगा। मैच कौन सा नहीं करेगा, जहाँ जहाँ ये कंडीशंस हैं वहाँ मैच नहीं करेगा, बाकी सारा मैच करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सवाल समझ आए होंगे। जो भी आपके मन में द्वंद्व या द्वेष रहा होगा उसका निस्तारण हो गया होगा। नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे दरवाजे आपके लिए सदा खुले हैं। तो शुक्रिया आप लोगों ने टाइम दिया। आपसे प्रभु जी कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम जगह, डे 16 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, हरे कृष्णा।